ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 8 है। तो इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है, तो कैसा उदाहरण है? तो ये प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है? कौन सा विकिरण है जो कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी है? तो वो कौन है? तो वो है अल्ट्रावायलेट रे। इसके द्वारा क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। और इसका खोज किसने किया है? तो इसका खोज जो है रीटर ने किया है। इस बात को भी पूछा जाता है। और दूसरा बात ये याद रखना है कि इसकी रक्षा के लिए कौन सा परत है? तो इसके रक्षा के लिए जो है ओजोन परत जो है काम करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। तो भारत में जो नैनो मिशन की शुरुआत हुआ है वो 2007 से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र का? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि सोनार में एन का क्या तात्पर्य है। तो सोनार से याद रखना है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये परावर्तन के कारण करते हैं। किसके कारण करते हैं? तो परावर्तन के कारण करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तरंगे जो है प्रतिध्वनि क्या होता है? तो ये दोनों के जो न्यूनतम क्या होता है प्रतिध्वनि? देखिए, श्रोता यानी कि सुनने वाला और जो परावर्तक सतह होता है जहाँ से आवाज़ टकरा कर के आता है। ठीक है, तो सुनने वाला और परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी कभी कभी पूछ लिया जाता है वो कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए, तभी क्या होगा कि प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? तो उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो प्राकृतिक में कौन सा बल है जिसका अस्तित्व? तो कौन सा प्रत्येक स्थान पर कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका अस्तित्व क्या है? प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूला झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पर आवर्तकाल क्या हो जाता है? अगर व्यक्ति झूला में बैठकर झूल रहा है और एक खड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसका आवर्तकाल घट जाता है, यानी कम हो जाता है। यही एक बार कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि झूलते व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति को उसमें बैठा दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्तकाल पर? तो उस समय क्या होगा जाता है? अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि कोई व्यक्ति झूल रहा है, उस पर एक व्यक्ति को और बैठा दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? ठीक है, तो किसके लिए? तो टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे में क्या होता है? पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जो है जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता क्या होती है? तो 4 विशेषता होती है। पहला तो दिया हुआ है प्रति व्यक्ति निम्न आय होना चाहिए, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है और जनसंख्या दबाव होता है। और एक और पैरामीटर है, वो क्या है हमारा कि एक और पैरामीटर है वो क्या है? आप देख लीजिए, कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता होनी चाहिए। एक और पैरामीटर है वो क्या है? प्राथमिक उद्घाटन की क्या होनी चाहिए? प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जो है, ये चारों फैक्टर क्या होती है? तो ऐसा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के समान विशेषता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादक के कारण नहीं माने जाते हैं? ठीक है, कौन से कारक है
जो उत्पादक के कारक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 2015 में हुआ है। ठीक है, और इस बात में याद रखना है कि इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकेंगे जिसका एज क्या होगा, 18 से लेकर के 50 वर्ष के 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। तो किस समिति का संबंध जो है गरीबी मापन से नहीं है, तो ये है पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी मापन से नहीं है। बाकी सभी जितने भी समिति दिए हुए हैं, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति, एस हरीश समिति हो गया, ये सभी क्या हैं, गरीबी से मापन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, टोक्यो में किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि क्वाड जो है, आपको तो ऐसे पता ही होगा कि क्वाड के बीच में कौन कौन से देश आते हैं। तो क्वाड में कौन कौन आता है, तो इंडिया के बाद कौन है, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ये 4 देश हैं जो क्या है क्वाड में शामिल हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ है, टोक्यो में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे, तो भारत की तरफ से अपना प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी भाग लिए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है वो 2021 में कहाँ हुआ है, तो यूएसए में हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना जो है कितने स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है। पहला स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान पे भी ध्यान रखिएगा कि कौन है, फर्स्ट स्थान पे यूएसए है, बार बार आपसे पूछा जाता है। और सेकंड स्थान पे अगर कहेंगे तो सेकंड स्थान पे कौन हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। यानी कि पहला पे यूएसए है, दूसरा पे रूस है और तीसरा पे कौन है, भारत है। किसमें, तो वायु शक्ति सूचकांक 2022 में वायुसेना में कौन सा स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कि क्या, तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो ठीक है, मैत्री पुल किस नदी पे बनाया गया, तो फेनी नदी पे बनाया गया है। और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दिया है। तो 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति कौन दिया है, तो चीन ने दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरुआत निम्नलिखित में से कि कब हुई है, तो निम्नलिखित में से कब हुई है, तो 27 सितंबर 2021 को हुआ है। 27 सितंबर 2021 को हुआ। इसके तहत क्या होगा, डिजिटल मिशन के तहत क्या होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्या होगा कि व्यक्ति को क्या किया जाएगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड आईडी प्रदान किया जाएगा। और उस आईडी में जो है स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी रिकॉर्ड है उसमें आईडी में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया है, इसका शुरुआत कब हुआ है, तो 27 सितंबर 2021 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है कौन है, के रंगोथमन है। अब हम कुछ देख लेते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसका लेखक है, तो ये शशि थरूर के द्वारा क्या लिखा गया है, तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग। समीर सोनी के द्वारा एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइंस, ये भी बार बार पूछा जाता है कि समीर सोनी के द्वारा लिखा गया है द माई एक्सपेरिमेंट विथ साइंस। और शशि थरूर के द्वारा क्या है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। और वही के रंगोथमन के द्वारा क्या लिखा गया है, तो कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। अब हम एक और देख लेते हैं संजू बारे के द्वारा जो लिखा गया द एक्सीडेंटल पीएम किसके द्वारा है, तो संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। तो इस सभी पुस्तक को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई
में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण कौन किया है? तो तौकाते का नामकरण कौन किया है? म्यांमार किया है। ठीक है, म्यांमार किया है तौकाते का नामकरण। लेकिन इन सभी ऑप्शनों में से कोई नहीं है, तो इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किस व्यक्ति को दिया गया है? कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 के लिए दिया गया है। किनको? तो डॉक्टर सिंथिया रोजेसेनविक को दिया गया है। और वही 2021 में किनको दिया गया था? तो 2021 में इनको दिया गया शकुंतला हरक सिंह। तो यहाँ पे 2022 का पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबिंग हो जाएगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन है? तो गंगा नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कह रहा है। ठीक है, तो उत्तर से आकर के मिलने वाला कौन हो जाएगा? कोसी है, बूढ़ी गंडक है, और भी नदी है जैसे कि बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक हो गया, घाघरा हो गया, फिर कमला, फिर महानंदा, ये सब इत्यादि जो नदियां हैं वो क्या है कि गंगा में आकर के क्या करती है? उत्तर से आकर के मिलती है। वही अगर हम बात करें कि दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी होती है, तो दक्षिण में आकर के मिलती है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, चानन, ये सब नदियाँ जो है क्या है? गंगा नदी में आकर के दक्षिण से मिलती है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। ठीक है, ये क्या है? कितने अध्यक्ष बने हैं? तो 8वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये कितने अध्यक्ष बने हैं? तो 8वें अध्यक्ष बने। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उनका गठन कब किया गया है? तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1993 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है? स्वराज पार्टी तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वराज पार्टी कब हुआ। तो स्वराज पार्टी 1923 में हुआ। इनका गठन किनके द्वारा किया गया है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। एक थे कौन? मोतीलाल थे, और दूसरा कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? मोतीलाल थे, और दूसरा कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। तो ध्यान रखिएगा 1923 में इसका गठन किया गया है। 1923 में क्या किया गया? इसका गठन किया गया है। अब पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन इनमें से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो असफलता के बाद असहयोग आंदोलन असफल हो गया था। उसके बाद फिर क्या किया गया था? 1920-22 में असहयोग आंदोलन जो था उसको असफल हो जाने के बाद 1923 में मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा क्या किया गया? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। चालकोलिथिक युग में होता क्या था कि मनुष्यों के द्वारा तांबा पत्थर के द्वारा बनाए गए औजारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है शुंग वंश का। ठीक है, किसका हुआ है? शुंग वंश का। ध्यान रखिएगा। इसका एक ट्रिक होता है मशुकसा। ठीक है, मशुकसा होता है, तो ये म से क्या हो जाता है? मौर्य वंश, सु से क्या होता है? शुंग वंश हो जाता है, कैसे कुषाण वंश, और सा से सातवाहन वंश। ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया है? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करने वाला कौन सा सुल्तान है? तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण, देखिए इसके पहले वाले सेट में प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन से हैं जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन था जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो केम्मा था ये जो था तीसरा बौद्ध संगति था। क्या था? तीसरा बौद्ध संगति जो था ये अशोक के शासन काल में कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं
अशोक के शासनकाल में ये हुआ था तीसरा। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगली पुत्र तीस ने किया था। ठीक है, तीसरा तीस याद रखना है। ठीक है, मोगली पुत्र तीस ने किसने किया था, तो मोगली पुत्र तीस ने इसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, तो ये कनिष्क के शासनकाल में जो है प्राप्त हुआ है। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। इस बात को याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। और चौथे बौद्ध संगति में ही क्या हुआ था कि दो भाग में क्या है बौद्ध धर्म बट गया था, महायान शाखा और महायान शाखा और हीनयान शाखा। ठीक है, दो भागों में बट गया था। और कनिष्क जो थे इसी में से क्या थे, महायान शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, महायान शाखा के अनुयायी थे, ये हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ठीक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है, तो ये है हमारा जापान को संबोधित किया जाता है। किसे संबोधित किया जाता है, तो जापान को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया है। तो सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रवेश में अधिकतम आयु को सीमा को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया है। ये कौन किए हैं, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन किया गया है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन किया गया है किसमें, तो ये किया गया है 2003 में। ठीक है, कब किया गया है, तो 2003 में। ऐसे याद रखना है, बदमाश लिख के याद करना है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। शॉर्ट में बदमाश लिखिएगा, बदमाश। ठीक है, तो BDMS। तो बी से क्या हो गया, बोडो, डी से डोगरी, एम से क्या होगा, मैथिली, एस से क्या होगा, संथाली। कब किया गया, 8वीं अनुसूची में ये सब को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कब, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी, ये संविधान के अनुच्छेद कितना है, तो 214 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया है। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया है, तो ये किया गया है मई 1949 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या जो थी वो 33 थी। ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, तो ये है भाग 8 में है। कितना में है, भाग 8 में है। और ये जो संघ राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है अनुच्छेद में अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद में ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसका क्या है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो देखिए 3 तरह का उद्देशिका में 3 तरह के न्याय की बात कहा गया है। कौन कौन, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो धार्मिक न्याय होगा, नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फजल अली है। कौन है, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। इस बात को भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो देखिए कह रहा है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यही आपका गलत दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कैबिनेट सचिव होता है। क्या होता है, कैबिनेट सचिव होता है। यानी मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु के क्षैतिज संचालन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन आपको निकल करके आया। जब आपसे पूछे कि वायु के क्षैतिज संचालन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो जब क्षैतिज कहेगा तो क्या होगा, अभिवहन होगा। एक पूछेगा यहीं पे रहेगा कि वायु के लंबवत, ठीक है, अगर कहेगा कि वायु के लंबवत जो है लंबवत संचालन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो लंबवत कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, संवहन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, संवहन। इससे संबंधित एक प्रश्न और है
कि जैसे कहेगा आपसे कि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परतें गर्म हो जाती है किसके कारण, तो ये कहाँ, यह वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर चालन हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परतें गर्म हो जाती है तो क्या होगा चालन। कहेगा क्षैतिज चालन के क्षैतिज संचालन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो अभिवहन। लंबवत से कहेगा तो संवहन। उम्मीद करते हैं ये तीनों प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है। तो पार्थिव विकिरण के संबंध में सही आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के बादल में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। यानी कि देखिए बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बादल जो होता है पच्छाव मेघ होता है। और इसकी ऊंचाई ये कहाँ बनता है, तो कितनी ऊंचाई पर बनता है, तो ये 8,000 से लेकर के 12,000 जो है 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये किस रंग का होता है, तो ये जो है हमेशा सफ़ेद रंग का देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं, तो सवाना के नाम से जानते हैं। और वही अगर अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय की जगह अगर शीतोष्णकटिबंधीय आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा। यानी अफ्रीका के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो बेल्ट कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूकंप ये तीव्रता को किससे मापा जाता है। तो भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो इसको हम रिएक्टर स्केल में क्या करते हैं, मापते हैं। किस में मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो 1912 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, 1912 में। और इस सिद्धांत में क्या होता है कि महाद्वीपों एवं महासागरों को वितरण करने से संबंधित क्या किया गया है, इसमें सिद्धांत में कहा गया है। ठीक है, और इनका सिद्धांत कौन दिया है, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज समानतः अग्नेय तथा रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं तथा उसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग विद्युत उपकरण, तो ये है माइका। ठीक है, माइका जो है, माइका का प्रयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, माइका किस किस चीज़ से मिलकर के बनता है, ये कभी कभी आपको प्रश्न में देखने को मिलता है, तो इसको देख लीजिए। माइका जो है पोटेशियम, एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम के बाद आपको आयरन, उसके बाद फिर क्या, सिलिकॉन। ये सभी एलिमेंट है जिससे क्या होता है, मिलकर के माइका का निर्माण होता है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी में जो होता है 4% क्या होता है, माइका उपलब्ध रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। तो देखिए रेगुर मृदा किसे कहा जाता है, तो ये काली मृदा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चलवासी पशुचरण पद्धति भारत में किन राज्यों में प्रचलित है। कह रहा है कि चलवासी पशुचरण पद्धति किन राज्यों में प्रचलित है, तो ये जो है हमारा राजस्थान में प्रचलित है। और एक है जम्मू कश्मीर में भी पद्धति को प्रचलित है, ये भी देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्कोहलिक खमरीन ठीक है, फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है, तो ये क्या है, इथाइल एल्कोहल के रूप में इसका आखिरी उत्पाद मिलता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कांच के बोतल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो ये कैसा अभिक्रिया करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए हम कांच के बोतल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं रख सकते हैं। कह रहा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण क्या होगा। तो क्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो कर लीजिए 2, 8, 10 और 7, 17। ठीक है, तो 2, 8 और 7 क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस, तो CO2 क्या है, आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, तो C6
देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CO2 के साथ जब हम वाटर को मिलाते हैं और इसको सनलाइट, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब करते हैं तो क्या बनता है, C6H12 और O6 का निर्माण होता है, साथ में H2O देता है और ये O2 क्या होता है, वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब, तो H2SO4 जो है मूल रासायनिक के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसको हम संचायक बैटरी में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, तो वो होता है ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। ठीक है, ये ठोस विलय होता है, घोलने में क्या होता है, असमर्थ होता है, यानी कि हम उसे घोल नहीं सकते। अब यहाँ पे एक स्टैटिक्स से क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 6 होती है। अब हम देख लेते हैं कि पोलो में कितना होता है, तो POLO किस में कितने वर्ड हैं, 4, तो पोलो में कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कबड्डी, KABBADI कितना इसमें वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, कबड्डी में 7 वर्ड है तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 होता है। नेट बॉल की अगर हम बात करें, नेट बॉल तो NETBALL, नेट बॉल में भी कितना वर्ड है, 3 और 4 7, तो नेट बॉल में भी कितना होगा, 7 होगा। पोलो में कितना होगा, 4 होगा। बास्केटबॉल में कितना होगा, 5 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल में कितना होगा, तो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है, तो ये 2018 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो गोदना जो है हमारा बिहार का प्रमुख लोक कला है। ठीक है, गोदना क्या है, एक और बिहार का प्रमुख लोक कला है, उसका हम नाम देते हैं क्या, तो अहपन देते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र का क्या है प्रमुख लोक कला, तो महाराष्ट्र का है रंगोली। क्या है, महाराष्ट्र का रंगोली है। ठीक है, राजस्थान का क्या है, तो राजस्थान का मेहंदी है। राजस्थान का क्या है, मेहंदी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, क्या होगा, जयपुर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए योकोहामा रणनीति क्या था, तो योकोहामा रणनीति है कि जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया था। ठीक है, उसी को हम योकोहामा रणनीति से जानते हैं। तो ये किससे संबंधित है, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है, तो देखिए इस बात यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आपदा होता है, बर्फानी तूफान है, आपदा जो होता है, आपदा को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आपदा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला होता है कि वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा होता है। दूसरा होता है भौमिक प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, फिर एक होता है जलीय प्राकृतिक आपदा, एक होता है जलीय, और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, जैविक प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्फानी तूफान जो है किस प्रकार की आपदा है, तो ये जो है जलीय, ये क्या है, वायुमंडलीय है। ठीक है, ये कैसा है, तो ये जो है हमारा कैसा है, तो ये हमारा वायुमंडलीय है। ठीक है, ये कैसा है, तो वायुमंडलीय आपदा क्या है, बर्फानी तूफान। वायुमंडलीय आपदा के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तड़ित झंझा हो गया, टोर्नेडो हो गया, चक्रवात हो गया, शीतलहर है, पाला है, लू है, सूखा, ये सब क्या है, वायुमंडलीय क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम में अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या हो जाएगा कि जीव मंडल नियम जो है, यानी आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का क्या होगा कि लास्ट प्रश्न होगा।
ठीक है। तो अगर अभी तक आप इसके पहले का 7 सेट अगर आप नहीं देखे हैं डिस्कशन सातों सेट का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और विश्वास रखिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अगर डिस्कशन सहित अगर आप पूरा अच्छे से देख लेते हैं, तो आने वाले कोई भी पब्लिकेशन का आप सेट प्रैक्टिस करते हैं बिहार सीजीएल का, तो आपका मार्क्स जो है ज़रूर पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अच्छा से देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पंचेत बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो पंचेत बांध जो बनाया गया है ये दामोदर नदी पे बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पे? और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो है वो है झारखंड। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, झारखंड। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल है वो क्या होता है, इससे पंचेत बांध से क्या होता है, लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है हमारा कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और इसमें जो चंद्रप्रभा अभयारण्य है इसके ऊपर जो प्रमुख पशु जो है इसमें संरक्षित किए जाते हैं वो क्या है, जैसे भालू हो गया। ठीक है, भालू, नीलगाय है, तेंदुआ है, इत्यादि को क्या किया जाता है, यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम तक ये सीरीज चलने वाली है। धन्यवाद।